नमस्कार दोस्तों। हम 18 वो प्रश्न देखेंगे जो पिछली विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी 101% उनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1919 में सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? ऑप्शन है भीनमाल, रायपुर, अलवर और बड़दा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में राजस्थान सेवा संघ की विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से बड़दा में। कहाँ हुई थी? बड़दा में। अब इससे संबंधित प्रश्न देखो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में गांधी जी की प्रेरणा से बड़दा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने की थी। ये क्वेश्चन घुमा के वापस आ गया। और अन्य सदस्य थे केसरी सिंह बारहट और अरुणलाल सेठी। एक प्रश्न इससे ये भी आता है, राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक और इसके मंत्री थे रामनाथ चौधरी। ठीक है, ये रामनारायण चौधरी है, सॉरी। और अक्टूबर 1920 में इसका कार्यालय बड़दा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी प्रश्न आता है, अजमेर का स्थानांतरित कर दिया गया था अक्टूबर 1920 में। और बड़दा महाराष्ट्र से ही साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था, एक राजस्थान केसरी नामक। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था? बड़दा महाराष्ट्र से। सन 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज के बुलावे पर केसरी सिंह बारहट बड़दा गए थे। वहाँ विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना आरंभ किया। और विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। किसके? राजस्थान केसरी के। ये भी आता है, राजस्थान केसरी किसके द्वारा निकाला गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। 1928 ईस्वी में चौधरी व पथिक में आपसी मतभेद के कारण यह राजस्थान सेवा संघ समाप्त हो गया तथा इसके सदस्य स्थानीय कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, 1928 में ये विघटन हो गया। ये एक प्रश्न है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 4-5, और ये 100% कोई न कोई क्वेश्चन में से घुमा घुमा के आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? ये भी आया हो क्वेश्चन है, सेम यही लैंग्वेज में सीईटी में आया भी राजस्थान में। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे? ये थे गणेश शंकर अभ्यार्थी। अब इससे भी संबंधित और क्वेश्चन आते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने नवंबर 1913 में ऐतिहासिक समाचार पत्र प्रताप का नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जयपुर से किया, कानपुर से किया। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कानपुर से। कब हुआ था? नवंबर 1913 में। ये डेट भी आती है। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। प्रताप हिंदी का समाचार पत्र था। किस भाषा का था? प्रताप हिंदी का। इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने सन 1913 में कानपुर से निकालना प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध देशभक्ति कविता पुष्प की अभिलाषा प्रताप अखबार में ही मई में प्रकाशित हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी था माखनलाल चतुर्वेदी, इस द्वारा रचित वो था कविता पुष्प की अभिलाषा। ये आता है क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा किसके द्वारा रचित कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और भगत सिंह ने तो प्रताप अखबार में बलवंत सिंह के छद्म नाम से लगभग 2.5 साल तक कार्य किया था। भगत सिंह ने लगभग 2.5 साल तक प्रताप अखबार में काम किया था, नाम बदल कर बलवंत सिंह के नाम से। गणेश सिंह के अभ्यर्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को प्रयागराज में हुआ था और मौत हुई थी 25 मार्च 1931 कानपुर में। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ प्रथम मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ।
इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगे। ये भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान का संपूर्ण निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। प्रथम चरण की स्थापना मत्स्य संघ के नाम से 18 मार्च 1948 को हुई। इसमें मत्स्य संघ में थे, एक ठिकाना था और 4 रियासतें थी, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और नीमराणा। नीमराणा जो अलवर में पड़ता है वो ठिकाना था। के मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का मत्स्य संघ नाम रखा गया। किसी की सिफारिश पर किया गया? के मुंशी की। ये भी आता है। इसकी राजधानी अलवर रखी गई थी। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के राजा थे। उपराज्यपाल गणेश पाल देव थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत्ता, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। और उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये दोनों भी आते हैं। उद्घाटन किया था NB गौडकिल ने, नरसिंह विष्णु गौडविल ने, ये बहुत ज़्यादा आता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कौन जाना जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। अब देखो एक प्रश्न में ये कितने क्वेश्चन बन गए। इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी थे। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने। गुरु श्री जम्भेश्वर बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें जम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1485 बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। कब की थी? 1485 ईस्वी में। गुरु जाम्बोजी ने 29 नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ये प्रश्न भी आता रहता है। बिश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए जाम्बोजी ने 29 नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। बिश्नोई संप्रदाय पर्यावरण प्रेमी माना जाता है। बिल्कुल, ये भी आता है। भाई कौन सा संप्रदाय पर्यावरण से प्रेम करता है? तो बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की एक सदस्य अमृता देवी ने 12 सितंबर 1730 को 363 अन्य सदस्यों सहित खेजड़ली गांव में जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा पेड़ काटे कर ले जाने के आदेश के विरोध में जान गंवा दी थी। खेजड़ली ना, अब जोधपुर में है खेजड़ली गांव, जहां अमृता देवी थी, बिश्नोई संप्रदाय की सदस्य थी। अपने प्राण न्यौछावर कर दिए पेड़ काटने के विरोध में। बोले हमने जान से भी ज़्यादा प्रिय पेड़ है। ये प्रश्न बहुत आता रहता है अमृता देवी वाला। और यहीं एकमात्र वन मेला लगता है। राजस्थान के बीकानेर जिले की नौका तहसील के मुकाम गांव में सबसे पवित्र मंदिर स्थित है जाम्बोजी संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ये भी आता है। जो राजस्थान में एक ही मंडल है, अजमेर जयपुर मंडल। मंडल 4 है, उसका मुख्यालय जयपुर में है, नवलवार। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। सबसे पहले पिंक सिटी किसने बोला था? स्टैनली रीड ने। आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी आता है। जयपुर की स्थापना कब और किसने की थी? सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में। यूनेस्को द्वारा 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया जयपुर को। राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 ईस्वी में वेल्स के राजकुमार के आगमन के उपलक्ष्य में पूरा शहर गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। उसी समय से यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से कब से जाना जाता है? 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने इसने गुलाबी रंग से पचवा दिया तब से। भारतीय शिल्प शास्त्र पर आधारित शहर के वास्तुविद बंगाली ब्राह्मण विद्याधर चक्रवर्ती थे। ऐतिहासिक सरगासूली ईसरलाट त्रिपोलिया बाजार में उच्च मीनारनुमा इमारत, जिसका निर्माण सन 1749 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने अपनी मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सरगासूली है। ये भी आता है। रामनिवास बाग बहुत ज़्यादा आता है। बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत सन 1865 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। गलता तीर्थ दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य देवता का छोटा मंदिर शहर के सभी स्थानों से दिखाई पड़ता है। गेटोर यहाँ की छतरियाँ प्रसिद्ध है। सिटी पैलेस, जंतर मंतर, वैधशाला, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर, जयगढ़ किला, रामगढ़ जिला,
अगेरा वगैरह जयपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। राणा सांगा का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1482 ईस्वी को। राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। मेवाड़ रियासत में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया था। सन 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किया था। सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूत राज सेनाओं को एक साथ किया था। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली वर्तमान कोटा जिले में युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। इसमें बाबर की ओर से तोपखाने एवं तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की हार हुई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मंडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा ने एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था तथा उसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। ये बहुत ज़्यादा आता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से चंदेरी के मेदिनी राय, आमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के कुंवर मालदेव, काठियावाड़ के झाला अज्जा, मेवात के हसन खां मेवाती, मेवात के हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, जालौर के अखेराज सोनगरा, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, बांगड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाघ सिंह, सिरोही के अखेराज देवड़ा और ऊपरमाल के अशोक परमार ने भाग लिया था। ये राणा सांगा के युद्ध में राजस्थान के सब राजपूत राजाओं ने एक साथ भाग लिया था। लास्ट युद्ध था ये। सुमिलित कीजिए। शीशा जस्ता किसके काम आता है? बैटरी का अम्ल बनाने में। तांबा विद्युत तार में, जिप्सम उर्वरक में और बोलेस्टेनाइट सिरेमिक में। शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऐसे आता है, जुड़वा खनिज किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन में आते हैं शीशा और जस्ता। शीशा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत के जस्ता का 92% भंडार और शीशा का लगभग 50% भंडार राजस्थान राज्य में पाया जाता है। राजस्थान राज्य शीशा जस्ता अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ उदयपुर जिले की जावर खान देश की सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान है। उदयपुर जिले की जावर खान देश की सबसे बड़ी शीशा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। शीशा जस्ता का निष्कर्षण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये भी आता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी, मिश्रित धातु बनाने पर पॉलिश करने आदि में किया जाता है। भारत में पाषाण काल से ही तांबा प्रयोग किया जा रहा है। तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। ये भी आता है। तांबे के साथ जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा आता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? भारत में तांबे के उत्पादन एवं भंडार दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में तांबे की प्रमुख खान खेतड़ी, झुंझुनू में तथा खोदरी व अलवर में है। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, अतः इससे बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तथा कृषि उर्वरकों में किया जाता है। बोलेस्टेनाइट का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सिरेमिक के उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम और वन्यजीव क्या पाया जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान में घोड़ावन पाया जाता है। टोडगढ़ रावली में तेंदुआ पाया जाता है। सीतामाता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। ये प्रश्न आता रहता है बहुत ज़्यादा। माउंट-आबू में रीछ पाया जाता है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर जिले में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर जिले के कुल क्षेत्र
3112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सौंचरैया गौड़ावन अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राज्य के अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। ये भी आता है टोडगढ़ रावली अभयारण्य कितने जिले और कौन कौन से जिलों में फैला है? अलवर, पाली और राजसमंद में। यहाँ प्रमुख रूप से तेंदुआ, जंगली सुअर, चिंकारा, आम, लंगूर, आमतौर पर लंगूर, भालू, भेड़िए पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर उड़न गिलहरी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा चीतल, चौसिंगा, श्यागो, जंगली सुअर, भारतीय तेंदुआ वगैरह पाए जाते हैं। माउंट आबू अभयारण्य में मुख्य रूप से जंगली बिल्ली, हाइना, सियार, लंगूर, जंगली सुअर, गेंडा, हाथी, लोमड़ी पाए जाते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इस मंदिर का माउंट आबू अभयारण्य में ही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में वास्तुपाल और तेजपाल ने किया था। नक्की झील भी यहीं है माउंट आबू में। यह भारत की पहली मानव निर्मित झील है। इस झील में महात्मा गांधी की राख को 12 फरवरी 1948 को विसर्जित कर दिया गया था और गांधी घाट का निर्माण किया था। गुरु शिखर भी यहीं माउंट आबू में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की गुरु शिखर, जो भी माउंट आबू अभयारण्य में है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कौन बागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। गबरी बाई। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते सीधे हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज करते हैं। कौन बागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? गबरी बाई। 18वीं शताब्दी में बागड़ में जन्मी गबरी बाई को मीराबाई का अवतार माना जाता है। उन्हें बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। राखड़ी और नीमड़ी किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं? मालवी की। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से रागड़ी बोली प्रचलन में आई और नीमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा चित्रकला शैली से। पिछवाई जो पीछे छपी जाती है कपड़े के पीछे। नाथद्वारा चित्रकला शैली राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विकसित चित्रकारी की परंपरा है। इसकी कई उपशैलियाँ हैं जिनमें पिछवाई चित्रकला सबसे लोकप्रिय है। पिछवाई जटिल चित्र है जिनमें कपड़े पर भगवान कृष्ण को चित्रित करते हैं। पिछवाई मुख्य रूप से ठाकुर जी के पीछे लगाई जाती है। नाथद्वारा शैली चित्रकला के मेवाड़ की एक उपशैली है। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित है। सवाई जयसिंह 1700 से 1743 ईस्वी शासन किया था। सवाई जयसिंह का जन्म 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को हुआ। इनको मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की। 1714 ईस्वी में वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित की। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय की पहली पीठ के रूप में विख्यात है, गोविंद देव जी का मंदिर। 1707 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया मगर मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना ने आमेर आकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा अजमेर का नाम इस्लामाबाद मोमिनाबाद कर दिया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, इसको बिल्कुल रट लो। ये हर एग्जाम में लगभग 4 एग्जाम में से 2 में पूछा जाता है। 1708 ईस्वी में जयसिंह ने मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुबरी से विवाह किया और मेवाड़ की सहायता से आमेर वापस ले लिया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुड़ला में सम्मेलन बुलाया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु अविश्वास के कारण हुड़ला सम्मेलन विफल रहा। राणा सांगा के बाद कोई हुआ था तो जयसिंह हुआ था, जिसने सब राजपूतों को एक करने की कोशिश की लेकिन ये विफल हो गया था। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों की सेवा की। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, वह कौन शासक है जिसने सबसे ज़्यादा 7 मुगल शासकों की सेवा की? वो था जयसिंह।
1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा गया। इसकी जीज मोहम्मद शाही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती रहती है। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की सवाई जयसिंह ने। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है। जयसिंह ने वाजपेयी, राजसूय, पुरुषमेघ आदि यज्ञ करवाए। वह अंतिम राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसके बाद कोई राजा नहीं हुआ हिंदुओं का जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया हो। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़, ये सुदर्शनगढ़ जिले का सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण जयसिंह ने करवाया जिसे राम सिंह द्वितीय ने पहियों पर रखवाया था। इस प्रकार से प्रश्न जो आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, पिछोरल झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाखा के शासनकाल में। ये बहुत ज़्यादा आता है। महाराणा लाखा 1382 ईस्वी में महाराणा लक्ष्य सिंह मेवाड़ का शासक बना। जावर की चांदी की खान इनके समय में खोजी गई थी। पिछोला झील का निर्माण इनके समय छीतर बंजारे द्वारा किया गया। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूंडा से होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया, जिसकी लाखा के योग्य पुत्र चूंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राव चूंडा को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है भारतीय प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय है और प्रतिष्ठा की समानता है। अभी देख लेते हैं पूरी उद्देशिका। ये उद्देशिका सबको रट लेनी चाहिए। ये उद्देशिका में हर एग्जाम में 10 में से 9 एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है। क्या है भारत की उद्देशिका, क्या कहती है, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से जानता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये सब को रट लेनी चाहिए। इसमें से एक न एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन को कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग की देश को धर्म के आधार पर बांटने की मांग को स्वीकार करने का दबाव बनाना था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का परिणाम मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगा था। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? अवध रियासत के बारे में कहा था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। डलहौजी के समय भारत में सबसे पहली रेल लाइन 1853 में बम्बई व ठाणे के बीच बनाई गई। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी?
कचवाहा राजपूत वंश। जहांगीर 1569 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जयपुर के कचवाहा वंश की पुत्री हरकाबाई या मरियम उज्जानी के गर्भ से हुआ। अकबर प्यार से इसे शेखो बाबा कहा करते थे। अब्दुल रहीम खान काना को जहांगीर का शिक्षक नियुक्त किया गया, ये आता रहता है। इनके बचपन का नाम सलीम था, ये भी आता है। 13 फरवरी 1585 ईस्वी में हिंदू एवं मुस्लिम विधि से आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया गया सलीम का। जहांगीर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई अर्थात जगत गोसाई से विवाह किया। अलवार संतों का एक प्रमुख काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, नलयरादिव्य प्रबंधम। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया जो नलयरादिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। अलवार और नैनवार संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। ये अपने 18 क्वेश्चन है। ये प्रश्नों में से आप देख सकते हैं कितने प्रश्न आए हुए हैं। ये 18 के 18 आए हुए हैं वैसे तो, इनमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं? लगभग 50 क्वेश्चन बनते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।